एक सवाल है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। ऐसा क्यों होता है कि स्कूल या कॉलेज का जो सबसे तेज स्टूडेंट होता है, जो सबसे होशियार है, वो हमेशा जिंदगी में सबसे कामयाब नहीं हो पाता, और कभी कभी वो लोग जिन्हें हम शायद एवरेज समझते थे वो कहीं कहीं आगे निकल जाते हैं। तो क्या सफलता का पैमाना सिर्फ IQ है, या कोई डिग्री, या सिर्फ तेज दिमाग? आज हम जिन विचारों की पड़ताल करने वाली हैं वो बताते हैं कि असल जिंदगी की रेस में जीत इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपनी भावनाओं को कितनी समझदारी से संभाल पाता है। आज हम इसी अंदरूनी खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे, हमारी सोच और हमारी भावनाओं के बीच की इस लड़ाई को। बिल्कुल, और ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर रोज हर पल हम सबके अंदर चलती है। आज की जो हमारी बातचीत है वो डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणाओं पर आधारित है, जो हमें सोर्स मटेरियल में समझाई गई हैं। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये भावनात्मक समझ, जिसे हम EQ कहते हैं, है क्या, और एक अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए और मन की शांति के लिए ये क्यों जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिल जाती है। ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये जो दो दिमागों की बात है, एक सोचने वाला और एक महसूस करने वाला, ये काम कैसे करते हैं? किताब में से तर्क करने वाला दिमाग और भावनात्मक दिमाग कहा गया है। मुझे लगता है कि ज्यादातर परेशानी तब शुरू होती है जब भावनात्मक दिमाग सोचने वाले दिमाग को हाईजैक कर लेता है। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, हाईजैक। गोलमैन इसे इमोशनल हाईजैक ही कहते हैं। सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, और तभी कोई आपकी गाड़ी के आगे गलत तरीके से कट मार देता है। आपका जो भावनात्मक दिमाग है वो तुरंत एक्टिवेट होता है। गुस्सा, झुंझलाहट, और मन करता है कि जोर से हॉर्न बजाएं या चिल्लाएं। ये एक पल की प्रतिक्रिया है। लेकिन तभी आपका सोचने वाला दिमाग देवरे में आता है और सवाल पूछता है, क्या हॉर्न बजाने से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, या सिर्फ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और दिन और खराब होगा? और ज्यादातर मौकों पर जवाब यही होता है कि इससे सिर्फ मेरा ही नुकसान होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ दरअसल इन दोनों दिमागों के बीच एक तरह का शांति समझौता है। ये वो काबिलियत है जो हमें उस हाईजैक वाले पल में 1 सेकंड का ठहराव देती है, ताकि हम प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सके। एकदम सही, ये वही ठहराव है जो सब कुछ बदल देता है। इसीलिए तो रिसर्च में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। ऊंचा IQ आपको एक अच्छी नौकरी दिला सकता है, लेकिन ऊंचा EQ ही आपको उस नौकरी में प्रमोशन दिलाता है, आपको एक अच्छा लीडर बनाता है और मुश्किल हालात में टिके रहना सिखाता है। क्योंकि दफ्तर में आपकी असली परीक्षा सिर्फ एक्सेल शीट या प्रेजेंटेशन पर नहीं होती, बल्कि इस बात पर होती है कि आप दबाव कैसे झेलते हैं, मुश्किल क्लाइंट से कैसे बात करते हैं और अपनी टीम के लोगों को कैसे समझते हैं। ये असली दुनिया की परीक्षा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि EQ जरूरी क्यों है, पर इसे बनाया कैसे जाए? इसके जो स्तंभ बताए गए हैं उनमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। पर क्या ये इतना सीधा है? मतलब जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे पता तो होता ही है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसमें और गहरी बात क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। गुस्सा महसूस करना और गुस्से के प्रति जागरूक होने में एक बहुत बड़ा फर्क है। गुस्सा महसूस करना एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है, लेकिन आत्म जागरूकता का मतलब है ये समझना कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि किसी ने कट मारा, या ये उस मीटिंग की फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो सुबह खराब हुई थी, या शायद मैं रात को ठीक से सोया नहीं था। आत्म जागरूकता हमें सतह के नीचे ले जाती है। मतलब ये अपनी भावनाओं का जासूस बनना है, ये जानना कि इस भावना का स्रोत क्या है। बिल्कुल, और यहाँ एक और मजेदार विचार ये है कि भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ डेटा या संकेत होती हैं। गुस्सा एक संकेत हो सकता है कि हमारी कोई सीमा लांघी गई है। डर एक संकेत हो सकता है कि हमें किसी चीज के लिए तैयारी करने की जरूरत है। जब हम इन संकेतों को समझे बिना सिर्फ उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि समस्या बाहर की दुनिया में है। आत्म जागरूकता हमें बताती है कि रिमोट कंट्रोल बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ठीक है, तो एक बार जब हम अपनी भावनाओं को पहचानना और उनके संकेतों को समझना सीख जाते हैं, तब अगला कदम आता है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है कि लोग आत्मनियंत्रण के नाम पे अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर दें,
जो किताब के मुताबिक खुद एक बड़ी समस्या है। इन दोनों में वो बारीक सा फर्क कैसे करें? ये सबसे जरूरी फर्क है। भावनाओं को दबाना एक प्रेशर कुकर में भाप को बंद करने जैसा है। आप उसे कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन आखिर में वो एक विस्फोट के साथ ही बाहर निकलेगी और तब नुकसान ज्यादा होगा। आत्मनियंत्रण भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करना है। इसका मतलब है ये तय करना कि आप अपनी भावना को कैसे और कब व्यक्त करेंगे। तो ये चुनने की आजादी है। वो जो ट्रैफिक वाला उदाहरण था, उसमें गुस्सा महसूस करना स्वाभाविक है, उसे दबाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये चुनना कि उस गुस्से की ऊर्जा को हॉर्न बजाने में लगाना है या शांत रहकर कोई गाना सुनने में, ये आत्मनियंत्रण है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ लिया। ये उस पल में एक सोच समझ कर लिया गया फैसला है। प्रक्रिया ये है, महसूस करें, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर समझें ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पहले से ही तनाव में हूं, और फिर निर्णय लें, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं गहरी सांस लेता हूं। ये वो छोटा सा ठहराव है जो हमें हमारी पुरानी आदतों का गुलाम बनने से बचाता है। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें काबू करना, ये तो अंदरूनी काम हो गया। लेकिन ये सब तब और मुश्किल हो जाता है जब हमें बाहर से कोई शाबाशी नहीं मिल रही हो, जब नतीजे नजर ना आ रहे हो। तब क्या? मुझे लगता है यहीं पर तीसरा स्तंभ, आत्म प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन, सबसे ज्यादा काम आता है। रुक जाती है, लेकिन आत्म प्रेरणा या अंदरूनी प्रेरणा एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी की तरह है, जो अंदर से ही चार्ज होती रहती है। जिन लोगों में ये होती है, वो इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उस काम में कोई गहरा मतलब या आनंद मिलता है। और शायद इसीलिए ऐसे लोग असफलता से जल्दी हार नहीं मानते। किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो लोग सिर्फ बाहरी इनाम के लिए काम करते हैं, वो एक बड़ी असफलता के बाद टूट जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं। मैं फेल हो गया मतलब मैं एक फेलियर हूं। लेकिन एक आत्मप्रेरित इंसान असफलता को एक घटना की तरह देखता है, पहचान की तरह नहीं। वो खुद से ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछता है कि ठीक है, ये काम नहीं किया, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं ताकि अगली बार बेहतर कर सकूं। ये नजरिया उन्हें तब भी आगे बढ़ाता रहता है जब पूरी दुनिया कह रही हो कि अब रुक जाओ। तो एक बार जब इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से जुड़ जाता है, तो वो अपनी असफलताओं से टूटना बंद कर देता है, और यही मजबूती उसे एक अनोखी क्षमता देती है, खुद की परेशानियों से बाहर निकलकर दूसरों की दुनिया को देखने की। यही से इमोशनल इंटेलिजेंस का अगला पड़ाव, सहानुभूति यानी एम्पैथी, शुरू होता है। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि एम्पैथी का मतलब है किसी के लिए बुरा महसूस करना, दया दिखाना। लेकिन सोर्स मटेरियल इस सोच को चुनौती देता है। हाँ, और ये बहुत आम गलतफहमी है। दया या सिंपैथी में हम दूसरे को खुद से नीचे रखकर देखते हैं, बेचारा, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन समानुभूति या एम्पैथी बराबरी का रिश्ता है। इसका मतलब है सामने वाले के जूतों में पैर रखकर यह समझने की कोशिश करना कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, दुनिया उसकी नजरों से कैसी दिख रही है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो, बस उसे समझना जरूरी है। और ये समझना क्यों जरूरी है? कई लोग मानते हैं कि बिजनेस में या लीडरशिप में दूसरों की भावनाओं की ज्यादा परवाह करना वो कमजोरी की निशानी है। किताब इस विचार को पूरी तरह खारिज करती है। ज्यादातर टकराव, चाहे वो ऑफिस में हो या रिश्तों में, इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे का नजरिया समझ नहीं पाते। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के डर और उम्मीदों को समझता है। एक अच्छा सेल्स पर्सन अपने ग्राहक की जरूरत को महसूस करता है। सहानुभूति आपको दूसरे इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की चाबी देती है, जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है। और जब हम दूसरों को इस गहराई से समझना शुरू कर देते हैं, तब शायद इमोशनल इंटेलिजेंस का आखिरी और 5वां स्तंभ काम आता है, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। ये वो जगह है जहां हमारी सारी अंदरूनी समझ असल व्यवहार में बदलती है। एकदम, ये इन सब चीजों का नतीजा है। अगर आप आत्मजागरूक हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं और सामने वाले की स्थिति को भी समझ सकते हैं, तो आप एक मुश्किल बातचीत को भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। सामाजिक कौशल का मतलब मीठी मीठी बातें करना या झूठी तारीफ करना नहीं है। इसका असली मतलब है ईमानदारी से संवाद करना, साफ साफ अपनी बात रखना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और भरोसे पर आधारित रिश्ते बनाना। क्या इसका कोई उदाहरण हो सकता है? जैसे एक मुश्किल बातचीत को कम ईक्यू और ज्यादा ईक्यू वाला इंसान कैसे संभालेगा? जरूर। मान लीजिए आपको अपने सहकर्मी को यह बताना है कि उसके काम में एक बड़ी गलती है,
कम EQ वाला इंसान शायद सीधे जाकर कहेगा, तुमने ये सब गड़बड़ कर दिया, तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट लेट हो गया। नतीजा, सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, रिश्ता खराब होगा और शायद काम भी ठीक नहीं होगा। ज्यादा EQ वाला इंसान पहले सहानुभूति का इस्तेमाल करेगा। वो शायद ऐसे शुरू करेगा, मैं जानता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत दबाव में हो। मैंने देखा कि रिपोर्ट में एक जगह कुछ आंकड़े गड़बड़ हैं। चलो साथ बैठकर देखते हैं कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ इरादा हमला करने का नहीं, बल्कि मिलकर समाधान निकालने का है। यही अच्छे सामाजिक कौशल की पहचान है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है। सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। हाँ, और सबसे पहला और आसान तरीका है रुकने की आदत डालना। इसे द पॉज भी कहते हैं। जब भी कोई तीव्र भावना महसूस हो, गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा खुशी, तो तुरंत कुछ कहने या करने से पहले सिर्फ एक पल के लिए रुक जाएं। बस एक गहरी सांस लें। ये छोटा सा पल आपके सोचने वाले दिमाग को वापस ऑनलाइन आने का मौका देता है और आपको अपनी पुरानी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाओं से बचाता है। दूसरा तरीका है भावनाओं को नाम देना। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब सिर्फ ये कहने से कि मैं गुस्से में हूँ या मैं निराश हूँ, फर्क कैसे पड़ता है? इसके पीछे बहुत दिलचस्प न्यूरोसाइंस है। जब हम अपनी भावना को सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है, अमिगडाला, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही हम उस भावना को एक नाम देते हैं, हम अपने दिमाग के सोचने वाले हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, को एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक तरह का दिमागी सर्किट ब्रेकर है। ये उस भावना की तीव्रता को तुरंत कम कर देता है और हमें इस पर थोड़ा नियंत्रण दे देता है। तो अगली बार जब मन भारी लगे, तो सिर्फ बुरा लग रहा है कहने के बजाय खुद से पूछें, ये ठीक ठीक क्या है? क्या ये निराशा है? क्या ये अकेलापन है या शर्मिंदगी? नाम देना ही आधा समाधान है। और एक तीसरा तरीका बताया गया है जो शायद सबसे मुश्किल है, अपनी भाषा पर ध्यान देना। खासकर हम खुद से कैसे बात करते हैं। जब कोई गलती होती है तो क्या हम खुद को कहते हैं मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, या हम कहते हैं ठीक है ये एक गलती थी, इससे क्या सीखा जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अंदरूनी बातचीत हमारी हकीकत बन जाती है। जब हम लगातार खुद की आलोचना करते हैं तो हम अपनी आत्म प्रेरणा को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद से करुणा और समझदारी से बात करते हैं, जैसे हम किसी अच्छे दोस्त से करते, तो हम एक मजबूत भीतरी सहारा बना लेते हैं। इससे सच्ची सफलता की परिभाषा भी बदल जाती है। फिर सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं रह जाता। मतलब ये हमें उस तुलना की बीमारी से बचाता है जिसके बारे में किताब में बात की गई है। बिल्कुल। जब इंसान खुद को और अपनी भावनाओं को समझने लगता है, तो उसे अपनी कीमत आंकने के लिए दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। उसे सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले या उसके पड़ोसी ने कौन सी नई गाड़ी खरीदी, इससे उसका आत्मसम्मान तय नहीं होता। वो अपनी गति से आगे बढ़ता है, वो विनम्र हो जाता है। और जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि भीतरी मजबूती का सबसे बड़ा संकेत है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि असली ताकत दुनिया को या दूसरों को बदलने की कोशिश में नहीं है, बल्कि खुद को समझने और संभालने में। जिंदगी में ज्यादातर समस्याओं का हल हालात बदलने में नहीं, बल्कि उन हालात के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलने में छुपा है, और उस बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। और जाते जाते श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। किताब में ये बहुत साफ लिखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। इसे एक बार में सीखा नहीं जा सकता। ये कोई किताब का ज्ञान नहीं है जिसे याद कर लिया जाए, बल्कि हर अनुभव, हर बातचीत, हर गलती इसे अभ्यास करने का एक मौका है। तो सोचने वाला सवाल ये नहीं है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, बल्कि ये है कि अगली बार जब कोई तीव्र भावना मन में उठे, तो उस एक पल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा अलग चुनाव किया जा सकता है। शायद सिर्फ एक गहरी सांस लेना, शायद उस भावना को मनी मन एक नाम देना। असली यात्रा उसी एक छोटे से चुनाव से शुरू होती है।